जय हिंद प्यारे दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल वीडियो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों, क्लास 12th के हिस्ट्री यानी कि इतिहास के सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों कि रिसेंट में 29 मार्च 2023 को आपका हिस्ट्री का सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, जिसकी तैयारी ऑलमोस्ट हमने तरफ से करवाई हुई है, जिसमें आपको 2 से 3 सैंपल पेपर, साथ ही आपके हर एक बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी करवा रखे हैं। इवन आपको मैप भी हमने करवाया हुआ है। अब यहाँ पर बहुत से बच्चों की एक डिमांड आ रही थी, क्या सर, कि हमारे बोर्ड के लिए जो सीबीएसई ने अपनी साइट पे इंग्लिश मीडियम में जो सैंपल पेपर दिया हुआ है उससे सॉल्व करवा दीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सीबीएसई के उसी सैंपल पेपर को कंप्लीटली सॉल्व करने वाले हैं, वो भी किस लैंग्वेज में, हिंदी में। बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के उनके लिए आंसर यहाँ पे प्रोवाइड करा दीजिएगा। देखिए, पूरा का पूरा जो पेपर है एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे, यानी कि लाइन टू लाइन, इवन वर्ड टू वर्ड पूरा का पूरा पेपर यहाँ पे समझेंगे, जिससे कि आपके बोर्ड के पेपर की तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। बट एक चीज याद रखिएगा, वीडियो अराउंड आपकी 1 आवर की बनेगी। ठीक है ना, पेपर बहुत बड़ा है इसीलिए लेंदी है थोड़ा सा, बट हाँ, इस 1 घंटे में आपकी जो तैयारी है वो 1 नंबर की हो जाएगी। इसीलिए आपने वीडियो को कंप्लीटली एंड तक जरूर देखना है। तो आइए शुरू करेंगे। ओके, जिन बच्चों को पेपर का पैटर्न पता है उनके लिए अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए बता देता हूं। ठीक है, पेपर का कोड है 027, टाइमिंग 3 घंटे की, वेटेज है 80 मार्क्स की। बाकी आप सभी को नॉर्मल बातें तो पता ही है, यहाँ पे एक सेट होता है, कोड, यहाँ पे सीरीज और यहाँ पे रोल नंबर होता है। ठीक है, बट हाँ, याद रखिएगा पेपर में एक आपका मैप आएगा और टोटल क्वेश्चन होंगे 34। अब पेपर के पैटर्न को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सामान्य निर्देश में याद रखिएगा 5 आपके खंड होंगे, ए बी सी डी और ई। ठीक है, जिसमें टोटल पेपर में आएंगे 34 क्वेश्चन। अब ध्यान से समझो, खंड ए में जो है बच्चों, इसमें आएंगे टोटल आपके 1 से 21 तक के 1 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि टोटल आएंगे आपके 21 एमसीक्यू। ठीक है, फिर खंड बी आ जाता है प्रश्न संख्या 22 से 27 लघुत्तरीय प्रश्न, यानी कि 3-3 नंबर के 6 क्वेश्चन, और इसमें मिलेगी 2 में आपको चॉइस। फिर खंड सी आ जाता है, ठीक है, 28 से 30 क्वेश्चन, यानी कि 8-8 नंबर के 3 क्वेश्चन, और इसमें तीनों में ही आपको चॉइस मिलेगी। फिर खंड डी आ जाएगा, स्रोत आधारित क्वेश्चन है बच्चों, 4-4 नंबर के 3 होंगे स्रोत आधारित, और खंड ई में एक क्वेश्चन आएगा 34 का मैप वाला, 5 नंबर। ठीक है, तो इस पूरे ही पूरे पेपर को, यानी कि सेक्शन ए बी सी डी ई, इसे आज की इसी वीडियो में हम कवर कर लेंगे। ठीक है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 1 घंटे के अराउंड की आपकी वीडियो बनेगी, तो आप पूरी देख लेना, आपकी तैयारी बड़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देख सकते हैं, सेक्शन ए में 21 एमसीक्यू, सेक्शन बी में 22 से 27 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन, सेक्शन सी में जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो 8 नंबर के आपके 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, और सेक्शन डी में 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन सोर्स बेस्ड, और सेक्शन नंबर ए में क्वेश्चन नंबर 34 आपका मैप का हो जाएगा। ठीक है, आधा बढ़िया तरीके से समझ में। चलिए, तो अब हम शुरुआत करेंगे सेक्शन नंबर ए से, जिसमें टोटल हमारे सबसे पहले आएंगे 21 एमसीक्यू। ठीक है भाई, तो सभी बच्चों ने क्या करना है, जो एमसीक्यू क्वेश्चन है इनका आंसर आपको लाइव सेशन में कमेंट बॉक्स में या फिर मन ही मन में देना। बट हाँ, वीडियो जब एंड होगी तो सभी बच्चों ने मुझे अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, तो चलिए, सेक्शन नंबर ए दिया हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में, तो आ जाइए अब हम शुरुआत करते हैं। ऑलरेडी 3.5 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहला क्या है, पहला क्वेश्चन आपके सामने यही रहेगा कि आपको ना एक जानकारी दी जाएगी और उसकी सहायता से आपको शासक या फिर कुछ भी दे दिया जाएगा, उसकी पहचान करनी। तो सबसे पहले क्या दिया है बच्चों, उन्होंने एक अद्वितीय ब्राह्मण और क्षत्रियों के गौरव को नष्ट करने वाले दोनों होने का दावा किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि 4 वर्णों के सदस्यों के बीच कोई अंतः विवाह ना हो। ठीक है, तो ये जो विशेषता है बच्चों, ये किसकी है, क्या ये विशेषता गौतमी पुत्र श्री विजय सातकर्णी की? तो भाई विजय सातकर्णी की कोई मैटर नहीं आता हमारी किताब में। ठीक है, ना ही तो श्री यान सातकर्णी का मैटर आता है, ना ही तो वस्सी का आता है। ठीक है ना, तो आता किसका है, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी का। द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, जिन्होंने बी का आंसर दिया है उनका राइट है। आपको यहाँ पे एक रूलर दिए गए हैं, ठीक है, आपको रूलर की पहचान करनी है जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग। तो ये इन्फॉर्मेशन किसको दर्शाती है, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी को। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, निम्नलिखित में से किसने पहली शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्के जारी करवाए थे? मैंने आपको बताया था एमसीक्यू वाली लाइव सेशन में कि अगर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए कि सबसे पहले किसने सोने के सिक्के जारी करवाए थे, तो क्या होगा बच्चों, कुषाण शासकों ने। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे पहले
भव्य सोने के सिक्के किसने जारी करवाए थे? तब क्या आंसर होगा आपका? गुप्तों ने, गुप्त शासकों ने, याद रखिएगा। वैसे सबसे पहले जो है कुषाणों ने, लेकिन भव्य सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने, याद रखेंगे। वैसे सेकंड का आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला आपका आंसर राइट हो जाएगा। कंप्लीट है। Who among the following had issued the first gold coins in the first century? The Kushans। अब यहाँ पे आ जाता है बच्चों आपके सामने ये मिलान वाला क्वेश्चन है, तो आइए मिलान करते हैं और समझते हैं कि कौन सा कहां पर जाने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है बच्चों? सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है लोथल खोल। ठीक है, तो ये लोथल जो है इससे हमें क्या प्राप्त हुआ भाई? लोथल से हमें कार्नेलिया के निकट ये स्थित होता है, ये हमें पता चलता है। कालीबंगा क्या है, इसका इंपॉर्टेंस है? तो कालीबंगा की जो इंपॉर्टेंस है, यहां से हमें जुताई वाले खेत के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा की क्या इंपॉर्टेंस है? तो भाई धौलावीरा से हमें जलाशय के साक्ष्य मिले हैं, और नागेश्वर से वस्तु बनाने के लिए ये एक विशेष केंद्र के रूप में था नागेश्वर। ठीक है ना, वस्तु बनाने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया ये वाला। अब इसको हम थोड़ा देख लेते हैं कि कौन सा कहां पे होगा। तो ये लीजिए सर, ए वाला हमें ऑप्शन मिल गया। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है ये राइट हो जाता है। कंप्लीट है, कोई डाउट नहीं। अब इसी तरीके से आप इंग्लिश में देख सकते हैं। लोथल के यहाँ पे बी हो जाएगा, कालीबंगन का सी हो जाएगा, धौलावीरा का डी हो जाएगा, नागेश्वर का ए हो जाएगा। कंप्लीट है, आंसर नंबर इज ए करेक्ट है। ओके, चलिए क्वेश्चन में फोर्थ क्या दिया गया है? हमें यह पहचानना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतः विवाह की सही व्याख्या करता है। अंतः विवाह की सही व्याख्या करता है, ये समझना है। तो कौन सा कथन है भाई जो अंतः विवाह को यहाँ पे एकदम करेक्ट, एकदम राइट दर्शा रहा है? ठीक है, तो ये देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया है ना, कि एक ही परिजन समूह के भीतर, अंतःविवाह का मतलब क्या हुआ? एक ही गोत्र, एक ही स्थान पे बसने वाले लोग आपस में खुद ही विवाह कर लेंगे। ठीक है, यानी कि एक ही परिजन समूह के भीतर का विवाह कहलाता है। ठीक है, द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ओके, which one of the following statement is the correct explanation of endogamy, that is marriage with the kind brother? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपके सामने एक चित्र दिया जाएगा इस तरीके से, आपको उस छवि को पहचानना है, फिर आंसर देना। तो छवि यहाँ पे दी गई है, पहचानना ये कौन है। ठीक है ना, तो ये जो आपको चित्र दिया गया है ये बेसिकली किसका चित्र है? ये एक कुषाण राजा की संस्कृति को दर्शाता है। यहाँ पे इसकी कुषाण राजा की संस्कृति को। ठीक है, जो बच्चे दृष्टिबाधित है उनके लिए क्या है कि प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो आप सभी को मैं बताया हूं प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? हरिसेन है। कौन है? हरिसेन, हेरिसेन नहीं, हरिसेन है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैप्चर ऑफ कुषाण किंग, एंड दैट इज हरिसेन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 बड़े ध्यान से समझिएगा। अपने लिए दीपक बनो क्योंकि तुम सबको अपनी मुक्ति स्वयं ही करनी है। नीचे दिए गए विकल्पों में से बुद्ध के जो शब्द है, ये जो अंतिम उपदेश था, इसका क्या मतलब है महात्मा बुद्ध के अकॉर्डिंग ये समझाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्ति को आंतरिक अस्तित्व से जुड़ना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि तुम्हें अपने अंदर खुद की ज्योति को ढूंढना है अगर तुम्हें मुक्ति पानी है। ठीक है ना, यानी कि व्यक्ति को आंतरिक अस्तित्व से जुड़ना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में बी लैम्प्स into yourself as all of you must work out on liberation. Identify this essence of the words of Buddha from the options given below, that is one should connect to inner being. ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित राजवंशों में से हीरिया नहर का किसने निर्माण करवाया? अरे सर जी इतना सिंपल सा आंसर क्वेश्चन सभी को पता है किसने करवाया था? संगम वंश ने। ठीक है ना, तो जो हीरिया कैनल है ये किसके द्वारा बिल्ड करवाई गई थी? संगम डेंसिटी के बारे में। ठीक है ना, रिक्त स्थान को हमें भरना है। तो रिक्त स्थान में क्या है कि घोड़ों के व्यापार में भाग लेने वाले विजयनगर साम्राज्य के जो स्थानीय व्यापारी थे इनको डैश कहा जाता था। ठीक है, तो घोड़ों के व्यापार में कौन से शासक यहाँ पे भागीदार कौन से भाग लेते थे? तो सभी को पता है क्या बोलते हैं? कुदुरई या फिर चिट्टी बोलते थे। क्या बोलते थे? कुदुरई या फिर चिट्टी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों से चिश्ती सिलसिला का सही कालानुक्रमिक ज्ञात कीजिए, यानी कि सही काल आपको यहाँ पे समझना है कि कौन सी पहले दरगाह बनती है या फिर इस तरीके से। तो सबसे पहले कौन सी दरगाह बनती है? तो सबसे पहले शेख मोइनुद्दीन सिज्जी की दरगाह बनती है। नंबर 1 पे आपका ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले पे हमारा आ गया चौथा वाला। ओके, उसके बाद में जो सेकंड पे आता है वो है शेख फखरुद्दीन गंज, जो कि सक्रिय बेसिकली, यानी कि दूसरे पे आपका दूसरा आ गया। फिर तीसरा जो है, तीसरे पे आएगा पहला शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह।
ठीक है, तो तीसरे पे आ गया हमारा पहला, और फिर चौथे पे तो आपका ये आ जाएगा, चौथे पे तीसरा। तो देखते हैं जिसमें पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा दिया हो, पहले का चौथा किसमें, लीजिए मिल गया हमको आंसर, ये रहा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, समझ गए बढ़िया तरीके से। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले आपका ये वाला पार्ट आता है, ठीक है, फिर दूसरे पे ये आ जाता है, तीसरे पे ये आ जाता है, और चौथे पे आपका ये आ जाता है। इस तरीके से आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे अभिकथन कारण दिए गए, बड़े ध्यान से समझिएगा। पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को हड़प्पा लिपि गूढ़ लगती है, यानी कि वो उसे समझ नहीं पाते, रहस्यमयी लगती है। हड़प्पा लिपि को आज तक नहीं पढ़ा जा सका, यानी कि ये अस्पष्ट है। मतलब क्या हुआ, बिल्कुल ठीक है बात भाई, रहस्यमयी लिपि क्यों लगती है, क्योंकि इसे आज तक नहीं पढ़ा जा चुका, इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सिंपल सा है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो असोसिएशन रीजन दिया हुआ है, इसमें आपका ए वाला राइट हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित को सही विकल्प किताब उल हिंद के साथ में पूरा करें। किताब उल हिंद के साथ में अल-बुरूनी की जो किताब है, ये अल-बुरूनी रिहल्ला डैश किसकी है बेसिकली। तो बेसिकली देखो, अल-बुरूनी की किताब है रिहल्ला, किताब उल हिंद ये किसकी किताब है, ये मैं समझा। ठीक है, तो ये किसकी किताब है, सभी को पता है, इब्न बतूता। किसकी है, इब्न बतूता की है। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन किताब उल हिंद, दैट इज इब्न बतूता। ठीक, यहाँ पे हमें फिर से एक मिलान कर, मतलब मिलान ये देखना है कि कौन सा यहाँ पे सही है। तो बेसिकली दिल्ली में नाना साहब बिल्कुल नहीं, कानपुर में कुंवर सिंह बिल्कुल नहीं, आरा में बहादुर शाही ये भी गलत है। हाँ, लखनऊ में ब्रिजेश कदरी ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था, ये सही है। ब्रिजेश कदरी यानी कि कदर है, बेसिकली कादर है, कदरी नहीं है, ब्रिजेश कादर है बेसिकली। यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑप्शन डी यहाँ पे निकल के आएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। कंप्लीट है भाई, कोई डाउट नहीं, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बड़े ध्यान से समझिएगा। अभिकथन क्या है कि संथालों को जमीन दी गई और राजमहल पहाड़ियों के चट्टानी ऊपरी हिस्से में बसने के लिए उन्हें राजी कर लिया गया। बिल्कुल ठीक है बात भाई, कि संथालों को जमीन देकर उन्हें ऊपरी भाग में रहने के लिए राजी कर लिया गया। ठीक है, अंग्रेजों ने पहाड़ी और संथालों के आदर्श आबादकार के रूप में देखे, ये गलत है। उन्होंने उन्हें भगाना चाहते थे, तो आदर्शों को वो आबादकार रूप में देखेंगे, बिल्कुल नहीं। मतलब क्या हुआ, ए हमारा सही है लेकिन आर यहाँ पे रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ए हमारा सही है बट आर इज नॉट करेक्ट। ओके, आगे यहाँ पे हमें कथन दिया गया है और ये पहचानना है कि कौन सा इनमें से सही है। बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले दिया गया है कि फ्रंसवा वर्नियर राजकुमार दारा शिकोह इसके साथ निकटता के साथ में जुड़ा हुआ था, बिल्कुल ठीक है। वर्नियर ने देश के कई हिस्सों की यात्रा की और उसके बारे में लेख लिखे, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने अपना प्रमुख लेखन फ्रांस के राजा औरंगजेब को समर्पित किया, बिल्कुल ठीक। गलत गलत, क्योंकि फ्रांस के राजा औरंगजेब थे, बिल्कुल गलत है, ये तो भारत के राजा थे। ठीक है ना, यानी कि आपका तीसरा वाला रंग हो जाएगा। दैट मीन्स जिसमें पहला दूसरा सही हो, लीजिए ये मिल गया ऑप्शन नंबर सी में हमें। ठीक है, इसी तरीके से कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पहला दूसरा ठीक है, द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, नहीं 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 बी नहीं, अरे यार कहां जा रहा है भाई, सी में हो जाएगा यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर सभी को पता होगा। अहोम शासक का संबंध किससे है, तो ये क्वेश्चन, एक सेकेंड, हाँ, अहोम जो शासक है ना, या अहोम कबीला, ये अपने पॉलिटिकल में भी देखा हुआ, तो किससे संबंधित है बच्चों, असम से। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स अहोम रूलर्स बिलोंग असम। ठीक है, आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा धातु का सिक्का मुगल साम्राज्य के दौरान अधिक प्रचलित था। तो आप सभी को पता है कौन सा था, चांदी, चांदी का बहाव, चांदी चांदी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सभी को पता होगा इसका क्या है, सिल्वर। कौन सा हो जाएगा, सिल्वर। उसके बाद में निम्नलिखित में से किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। तो बंदा कौन था जिसने स्थायी जो बंदोबस्त है, परमानेंट सेटलमेंट है, इसको स्टार्ट किया था बंगाल में। कौन था भाई, वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या नाम था उस बंदे का, लॉर्ड कॉर्नवालिस। वो अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 18, निम्नलिखित में से कौन सा सही एक विकल्प है, केवल एक इनमें से सही है, बड़े ध्यान से समझिएगा। तो गांधी जी ने भारत छोड़ो जो आंदोलन था ये 1930 में शुरुआत किया, गलत, क्योंकि ये 1942 में किया था। गांधी जी ने अपना पहला भाषण चंपारण में दिया था, ये भी गलत है, ये इन्होंने चंपारण में नहीं दिया गया था। गांधी ने कट्टरपंथी राष्ट्रवादी नेता के रूप में काम किया, ये भी गलत है। गांधी जी के गोखले उनके राजनीतिक गुरु के रूप में थे, हाँ ये ठीक है। गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, हाँ ये ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर
डी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 बड़े ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित युगों में से ज्ञात कीजिए कि कौन सा सही सुमेलित इनमें से नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं, आइए देखते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली, इन्होंने साइक गठबंधन बनाया, यानी कि जो साइक संधि थी ये बनाई थी, बिल्कुल ठीक है। लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने चूक का सिद्धांत दिया था, ये भी ठीक है। लॉर्ड हेनरी हार्डिंग, इन्होंने एनफील्ड राइफल्स का परिचय दिया था, ये भी ठीक है। लेकिन लॉर्ड कैनिंग के बारे में धार्मिक विकलांगता अधिनियम दिया जाना, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है। के बाद फाइंड आउट फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स व्हिच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इज नॉट मैच्ड। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो सभी को पता है कौन थे भाई संविधान सभा के अध्यक्ष, जल्दी से बताएंगे। जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे मैं जनरल नॉलेज के लिए पूछता हूँ, आपने बताना है लिख के क्वेश्चन नंबर 20 इस तरीके से कि भारतीय संविधान को, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनने में, ठीक है ना, बनने में जो कुल समय लगा था ये कितना था? ठीक है, भारतीय संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था? ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताइए, जिसका सही होगा उसका आंसर को मैं पिन कर दूंगा, जो पहले करेगा। ठीक है ना, तो संविधान बनने में कितना समय लगा था ये आपको बताना है। ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर किसी को ये भी पता है कि इन्हें कब चुना गया था प्रथम जो अध्यक्ष थे बेसिकली, ठीक है, स्थायी अध्यक्ष के रूप में, वो भी बता सकता है जिसको पता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भाषा को गांधी जी ने राष्ट्रीय भाषा के रूप में पसंद किया? तो सभी को पता है कौन सी भाषा थी वो, हिंदुस्तानी। कौन सी? हिंदुस्तानी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए सेक्शन ए के हमारे 21 जो एमसीक्यूज थे ये कंप्लीट हो गए। तो अब आप सभी ने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि 21 में से आपने कितने एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर राइट दिया है। ओके, चलिए मूव करते हैं सेक्शन नंबर बी की तरफ। ओके, सेक्शन नंबर बी में है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपके 3-3 नंबर के 6 क्वेश्चन होने वाले। बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चों, 2 में आपको चॉइस मिलेगी। ठीक है, देखिए मैं आपको सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट आंसर की बात करूंगा, क्योंकि पेपर बहुत लेंथी है, इसीलिए सीधा पॉइंट टू पॉइंट आंसर दिया गया है। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने के किन्हीं 3 स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो पहले आप क्या बताएंगे? पहले आप ये बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो रहस्यमय लिपि है, जिसकी वजह से आज हम वर्तमान में जब हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी की बात करते हैं तो हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मोहर की। दैट मीन्स मोहर के संबंध में सबसे पहले मूर्तिकला बता दो। ठीक है ना, सबसे पहले आप मूर्तिकला बता देंगे। कैसे? कि हमें हड़प्पा सभ्यता से कुछ पुरुषों की, कुछ नारियों की दुर्लभ मूर्तियां मिली हैं, जिससे ये पता लगता है कि हो सकता है यहाँ पर कोई पुरोहित राजा रहे होंगे। हो सकता है कि यहाँ पे जो नारी की मूर्ति मिली है, जिसके शीर्ष पर प्राचीन मेकअप वगैरह किया गया है, तो हो सकता है ये मात देवी रही होंगी यहाँ पे। ठीक है ना, ये चीज आ जाती है। साथ ही साथ अब यहाँ पे मोहर की बात आएगी कि हमें ना हड़प्पा सभ्यता से बहुत सारी मोहरें ऐसी मिली हैं जिसपे कुछ अनुष्ठानिक दृश्य बने थे, किसी पे पेड़ पौधे के दृश्य बने थे। ठीक है ना, और किसी पर एक ही श्रृंगी जो जानवर, इसका चित्र बना हुआ था। तो हमें ये दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं हड़प्पा वासी अनुष्ठान को महत्व देते होंगे, प्रकृति की पूजा करते होंगे, एक श्रृंगी जानवर की भी पूजा करते होंगे। ठीक है, यहाँ से हमें अनुष्ठानिक महत्व का पता चलता है, क्योंकि हमें बहुत बड़े बड़े विशाल स्नानागार मिले हैं, कालीबंगन और लोथल से छोटी छोटी वेदियां मिली हैं। तो ये सभी ये दर्शाती हैं कि बड़े बड़े जो विशाल स्नानागार हैं, इनसे किसी बड़े अनुष्ठान के लिए स्नान किया जाता होगा। छोटी छोटी वेदियां मिली हैं, तो छोटे मोटे लोग अपने बेसिकली प्राइवेसी तौर पे जो है हवन वगैरह करवाते होंगे, ये भी ठीक है। साथ ही मेसोपोटामिया सभ्यता की जो लिपि है, इसमें हमें एक ना मगान और मेलुहा जो शब्द है, ये हड़प्पा नाविकों के लिए उपयोग किया जाता था। ठीक है, अर्थात ये जो भारत में हड़प्पा सभ्यता पाई गई है, ये दूर दूर तक फैली हुई है। धातु जैसे कि धातु तांबा हो गया, ओमान, अन्य मानक के पत्थर, इससे में पता चलता है। जलाशय किसी भी अनुष्ठान स्थान के लिए उपयोग किए जाते होंगे, तो इन सारी चीजों से हमें पता चलता है। ठीक है, अगर आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप ये पहला पॉइंट लिख देना। ठीक है, बाकी आप ये 2 पॉइंट लिख देना और 1 पॉइंट ये लिख देना, एकदम छोटे छोटे से, ज्यादा बड़े बड़े नहीं लिख सकते, तो छोटे छोटे लिख देना। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगला जो पॉइंट है, अगला जो क्वेश्चन वो क्या है कि हड़प्पा जल निकासी की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भाई 3 विशेषताएं हड़प्पा जल निकास प्रणाली की। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी। तो देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सबसे पहला क्या था भाई, ग्रिड पद्धति। बेसिकली हड़प्पा सभ्यता में जो सड़कें थी, जो गलियां थी, उनको एक पद्धति में बनाया गया था जिसका नाम था ग्रिड पद्धति, जिसमें क्या था,
सड़कें और गलियां ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिससे एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सुनियोजित व्यवस्था थी। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता था कि मानो पहले नालियां बनाई गई थी और नालियों के साथ में फिर गलियों का निर्माण किया गया था। ठीक है, और फिर इनके आसपास में आवासों का निर्माण किया गया होगा। ठीक है, तो यानी कि भाई नालियों और जो घर थे इनकी सफाई वगैरह के लिए बहुत ध्यान दिया गया था। यदि घरों के गंदे पानी को नालियों से जोड़ना था तो ये जरूरी था कि हर एक घर की कम से कम एक दीवार गली से जरूर सटी हुई होनी चाहिए। ठीक है, हर घर का ईंटों से बना हुआ अपना एक फर्श होता है, स्नानागार होता था, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से नाली से जुड़ी हुई थी। ठीक है, जली हुई ईंटों से ड्रेनेज सिस्टम बनाए गए थे तथा ये वे बड़ी बड़ी ईंटों और पत्थरों से ढके हुए थे, जिन्हें आसानी से उठाया जा सकता था, जिससे नालों की सफाई वगैरह की जा सकती थी। यानी कि पानी जो है, घर का पानी कैसे घर से बाहर निकल के नालियों के माध्यम से बड़े बड़े हौजों में जाएगा, नालों में जाएगा, वहां से कैसे उसका निपटारण होगा और जो नाली वगैरह उनकी सफाई कैसे होगी, सब कुछ एकदम सेपरेट तरीके से किया हुआ था इन्होंने। ठीक है ना, तो बस ये सिंपल सा आपका आंसर है यहाँ पे। ओके, दोनों दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने के क्या क्या स्रोत हैं और नियोजित विकास की जो व्यवस्था है इसके बारे में। ठीक है, इंग्लिश में डिस्क्राइब एनीथिंग सो एज टू नो अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसके बारे में कैसे लिखेंगे, ये आपके पॉइंट आ जाते हैं। इन सभी को आप देख लेते हैं, जैसे सील्स हो गया, रिचुअल सिग्निफिकेंस हो जाते हैं, स्कल्पचर हो जाता है। ठीक है, स्क्रिप्ट ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, मेटल्स है, रिसीवर्स है, ये चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है, अथवा में क्वेश्चन क्या था, अथवा में क्वेश्चन में दिया गया था बच्चों, अरे कहां चला गया, हाँ, डिस्क्राइब एनी थ्री फीचर्स ऑफ हड़प्पन ड्रेनेज सिस्टम। तो क्या क्या फीचर्स हैं हड़प्पन ड्रेनेज सिस्टम की, ग्रिड मेथड आ जाता है, उसके बाद में आपके सामने कुछ और पॉइंट आ जाते हैं, वो आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला, ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार करवा चुका हूं कि मगध जो था ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, कैसे ये समझाना मैं आपको समझा चुका हूं। छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में मगध, जिसे आज हम बिहार कहते हैं, ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, प्रारंभ में मगध की राजधानी थी राजगढ़, यानी कि राजाओं का घर। ठीक है, मगध इसलिए बहुत ज्यादा बेसिकली शक्तिशाली था क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था, क्योंकि इस जनपद के इर्द गिर्द बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियां थी, जिससे कोई भी यहाँ पे आक्रमण नहीं कर सकता था। ठीक है, यहाँ की भूमि काफी ज्यादा उपजाऊ थी, क्योंकि ये गंगा और सोन नदी के पास में बसा हुआ था, भूमि उपजाऊ थी, सिंचाई आसानी से की जा सकती थी, तो फसल अच्छी होती थी, व्यापार अच्छा होता था, लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा समृद्ध थे। ठीक है, अब इनके लिए बढ़िया बात तो ये थी कि इनको सेना के लिए जो हाथी चाहिए था वो फ्री में जंगल से मिल जाता था, जंगल में हाथी पाए जाते थे, सेना में उपयोग कर लेते थे, तो उनकी सैनिक शक्ति मजबूत हुई और हाथी खरीदने के लिए पैसा भी नहीं देना पड़ता था। साथ ही गंगा और इसकी जो उपनदियां हैं उसका जो आवागमन था, ठीक है ना, नदी परिवहन के रूप में इससे बहुत तेजी से विकसित हुआ। यहाँ पे अयोग्य शासक हुए, जैसे कि मगध के राजा जो थे बहुत ही योग्य और महत्वाकांक्षी थे, जैसे कि बिंबिसार, अजात शत्रु, ये चीजें थी। लोहे का उपयोग यहाँ पे बहुत तेज दिखा गया। लोहे की खदानें, जो कि आधुनिक बिहार के झारखंड, मतलब बेसिकली आधुनिक जो झारखंड है यहाँ पे स्थित है, इसका उपयोग, लोहे की खदानों का उपयोग आधुनिक हथियारों को बनाने के लिए, औजारों को बनाने के लिए किया जाता था, ताकि कोई भी आक्रमण करे तो उसे परास्त किया जा सके। ठीक है ना, तो ये वो विशेषताएं हैं जिसकी वजह से मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। क्या, प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था, उपजाऊ भूमि थी, जंगल में हाथी सेना के रूप में पाए गए, मतलब योग किए गए, नदी परिवहन था, योग्य शासक थे और लोहे का उपयोग किया गया सबसे पहले। ठीक है, इंग्लिश में मगध वाज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद, एक्समाइन द स्टेटमेंट बिल्कुल करेंगे, तो नेचुरली ये प्रोटेक्टेड था, फर्टिलिटी लैंड से इसका एलिफेंट जो थे वो बेसिकली फॉरेस्ट में मिल जाती थी, इसका यूज आदमी भी करते थे, रिवर ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा था, इलीगल रूलर्स थे, यूज ऑफ फायर एंड कैन भी बहुत तेजी से हुआ था, ये चीजें थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है भाई, कार्ल मार्क्स के अनुसार एशियाई उत्पादन प्रणाली की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए। बहुत ही सिंपल सा है भाई, देखो, फ्रांसवा वर्नियर ने भारत में जो निजी स्वामित्व का बात की थी, निजी स्वामित्व नहीं है भारत में, तो वही कार्ल मार्क्स के अनुसार यहाँ पे दर्शाया गया कि निजी संपत्ति की कमी पर मुगल भारत और यूरोप के बीच मतभेदों पर आधारित जो वर्नियर के विचार हैं, वर्नियर के विचारों को कार्ल मार्क्स के द्वारा उत्पादन के एशियाई मोड की अवधारणा के रूप में विकसित किया गया था। ठीक है ना, कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, कार्ल मार्क्स ये तर्क देते हैं कि अन्य एशियाई देशों में उपनिवेशवाद से पहले राज्य के द्वारा अधिशेष विनियोजित किया जाता था, यानी कि जब उपनिवेशवाद यानी कि अंग्रेज वगैरह ने शासन किया उससे पहले जो भी पैसा वैसा बचता था, अधिशेष होता था, वो राज्य ले जाता था फसल का। ठीक है ना, तो इससे क्या हुआ, समाज में ऐसे वर्ग का उदय हुआ जो सबसे बड़ी संख्या में स्वायत्त और समतावादी ग्राम समुदाय से बना हुआ था। ठीक है, शाही दरबार ने इन गांवों के समुदाय की अध्यक्षता की, उनकी स्वायत्तता का सम्मान करते हुए
जब तक अधिशेष का प्रवाह निर्बाध बना रहा, यानी कि जब तक अधिशेष राज्य को मिलता रहा तब तक ये प्रणाली स्थिर बनी रही, और जैसे ये खत्म हुआ वैसे ये प्रणाली भी खत्म हो गई थी। कुछ समय के बाद 16वीं और 17वीं शताब्दी में ग्रामीण समाज में चारित्रिक रूप से बड़े पैमाने पर सामाजिक आर्थिक विभेद होने लगे। ठीक है, एक और बड़े जमींदार थे जो भूमि पर उच्च अधिकार का उपयोग करते थे, दूसरे अस्पृश्य भूमिहीन श्रमिक थे। तो मतलब कि एशियाई उत्पादन प्रणाली जो थी वो इस तरीके की यहाँ पे रही थी। ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके समझ में आ चुका होगा। कॉलमॉक्स के अनुसार एशियाई उत्पादन प्रणाली की अवधारणा। ठीक है, देखिए मैं आपको जल्दी इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है, पेपर आपको पूरा समझाना इसीलिए। ठीक है ना, आगे एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन एज स्टेटेड बाय कॉलमॉक्स। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, ये आपका पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। अब आप चाहो तो इसे इजीली यहां से पढ़ भी सकते हो। ठीक है, ये रहा आपका। ओके, आगे बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य के जल संसाधनों की विशेषताओं के वर्णन के बारे में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये प्रश्न अगर आपसे 8 नंबर में पूछा जाएगा ना, तो जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा सेम टू सेम लिखना, 8 नंबर मिल जाएंगे, 3 नंबर में आपको आधे पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले ये क्या समझाना है, विजयनगर साम्राज्य में जो जल संसाधन थे इसकी विशेषताएं, कैसे जल संसाधन पूर्ति होती थी इसके बारे में। तो सबसे पहले आप बताएंगे तुंगभद्रा नदी के बारे में। ठीक है, विजयनगर की भौगोलिक स्थिति का सबसे चौंकाने देने वाला तथ्य ये था कि तुंगभद्रा नदी के माध्यम से यहाँ पे एक प्राकृतिक कुंड बना हुआ था जहां से कभी भी जल खत्म ही नहीं होता था, और ये नदी विजयनगर साम्राज्य के उत्तरी पूर्वी दिशा में बहती थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य जो मेनली इसका कॉन्सेप्ट था राजधानी विजयनगर, इसके आसपास का जो भूदृश्य था बच्चों, ये ग्रेनाइट की पहाड़ियों से बना हुआ था। तो इसकी वजह से क्या होता था, जल धाराएं आकर नदी से मिल जाया करती थी ग्रेनाइट की पहाड़ियों वाली। ठीक है, लगभग सभी धाराओं के साथ साथ बांध बनाकर कई प्रकार के हौज बनाए जाते थे जिसके माध्यम से पानी पूरे साम्राज्य में फैलाया जाता था। ठीक है, ये क्षेत्र यहाँ पे शुष्क था, इसीलिए पानी का संचयन करना, उसका प्रबंधन करने की आवश्यकता बहुत ही ज्यादा। यहाँ पे हम जलाशय की बात कर लेंगे। एक महत्वपूर्ण हौज का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ जिसको बोलते हैं कमलपुरम हौज, यानी कि कमलपुरम जलाशय। इस हौज के पानी से आसपास के खेतों की सिंचाई भी की जाती थी और एक नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक पानी भी ले जाया जाता था। एक बड़ी नहर हुआ करती थी, जैसे कि हिजा नहर हो गया, ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी नहरें, इससे पानी जो था वो साम्राज्य की राजधानी और अन्य क्षेत्रों तक ले जाया जाता था। एक एग्जाम्पल हिरिया नहर का लिख देंगे कि इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था और इस जल का प्रयोग सिंचाई के लिए भी किया जाता था। संभवतः ऐसा माना जाता है इसका निर्माण संगम वंश के राजाओं ने करवाया था। ठीक है, समझ गए क्या क्या बताएंगे। तुंगभद्रा नदी, एक प्राकृतिक कुंड, ग्रेनाइट की पहाड़ियां, ठीक है, कई प्रकार के हौज को बनाना, पानी का संचयन प्रबंधन की आवश्यकता, कमलपुरम जलाशय और हिरिया नहर। तो देखिए 3 नंबर में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको कितना लिखना है, बस आपको ये 5 पॉइंट। 8 नंबर में आएगा तो आपने ये एक 6 लिख के एक आधा पॉइंट अपनी तरफ से ऐड कर देना है, बस कंप्लीट हो गया आपका ये वाले क्वेश्चन भी। ठीक है ना, तो विजयनगर साम्राज्य के जल संसाधन की ये विशेषताएं रही थी। आगे बात करेंगे, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑफ विजयनगर एम्पायर। ठीक है ना, तो क्या रिसोर्सेज थे, सबसे पहले तुंगभद्रा रिवर की बात आ जाएगी। ठीक है, सराउंडिंग लैंडस्केप यहाँ की इसकी बात आ जाएगी, उसके बाद में कमलपुरम रिसीवर की बात आ जाएगी, एंड देन हिरिया कैनल की बात आ जाएगी, ये चीजें। ठीक है, 3 नंबर का हमारा क्वेश्चन 26 क्या कहता है, बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चों। जोतदारों की शक्ति जमींदारों की तुलना में अधिक प्रभावी थी, उपयुक्त तर्कों के साथ में कथन की पुष्टि कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। जोतदारों की जो शक्ति थी ये जमींदारों की तुलना में बहुत ज्यादा अधिक प्रभावी थी। ठीक है, तो ये तर्क आपको यहाँ पे समझाने कैसे थे। तो देखो 18वीं शताब्दी में जमींदारों पर संकट आन पड़ा था। ठीक है ना, मुगल कालीन में 18वीं शताब्दी में, तो यहाँ पे जो थे धनी किसान, जो छोटे छोटे ऐसे किसान थे जिनके पास में बहुत सारा पैसा होता था, बड़ी बड़ी जमीनें होती थी, तो ऐसे किसान इन्होंने ये देखा कि जो जमींदार हैं इनकी स्थिति कमजोर हो रही है, तो अब इन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत करने का फैसला किया, इन्हें जोतदार कहा गया था। तो सिंपल सा मैं जोतदारों का उदय कैसे हो ये समझाना, ठीक है, और इनकी तुलना समझानी। तो देखो जमींदारों के विपरीत ये जो जोतदार होते थे ये शहरी इलाकों में रहते थे, जोतदार बेसिकली गांव में रहते थे। ठीक है, जोतदार जो थे ये गरीब ग्रामवासियों के काफी बड़े वर्ग पर सीधे अपना नियंत्रण का प्रयोग करते थे, और ठीक है ना ये चीजें थी। तो भाई जोतदार कहां रहते थे, ये शहरी इलाकों में रहते थे। जमींदार द्वारा गांव की जमायान की लगान को बढ़ाने के लिए कई बार प्रयत्न किया जाता था। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे शायद मैंने छोटी सी मिस्टेक कर दी है। क्या सर, मिस्टेक ये हो गई
कि जो जमींदार थे ये थोड़े शहरी वाले इलाके में रहते थे, ये मिस्टेक हो गई थी, ठीक है ना। जमींदार शहरी इलाकों में रहा करते थे, जोतदार जो थे ये गांव में रहते थे और गांव के सभी वर्गों के साथ में इनका सीधा संपर्क था, उनका नियंत्रण था। इसीलिए जब शहरी इलाकों से जमींदार गांव की जमा यानी कि लगान कर बढ़ाने की बात करते थे तो जोतदार गांव की तरफ से जमींदारों का विरोध किया करते थे, ठीक है। जमींदारी अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने से ये रोका करते थे, कौन? जोतदार, ठीक है। जो जमींदार या फिर ये कह सकते हैं कि जो किसान थे, जो रैयत थी, जो कि उन पर निर्भर रहते थे, उन्हें वे अपने पक्ष में एकजुट रखते थे और जमींदार को राजस्व के भुगतान में जानबूझकर देरी करा देते थे। यानी कि जो रैयत, जो किसान, जो व्यक्ति समाज में जोतदारों के प्रति निर्भर रहते थे, ठीक है, वो क्या कहते थे कि हम जमींदार को ना कर नहीं देंगे, कर देंगे ना तो बहुत टाइम के बाद में देंगे, ये चीज थी। जब राजस्व का भुगतान ना किया जाता था तो जमींदार जो हुआ करते थे ये क्या करते थे, उनकी मतलब जमींदार जो थे इनकी जमींदारी नीलामी हो जाती थी। क्यों भाई? क्योंकि बंगाल के लोग, बंगाल की जो सरकार उसने कौन सी विधि अपना रही हुई थी? स्थायी बंदो, क्या बोलते हैं उसको, इस्तेमाली बंदोबस्त, यानी कि सूर्यास्त विधि वाला, ठीक है ना। तो जब वो पैसा नहीं दे पाते थे तो इसलिए क्या होता था, उनकी जमीन की नीलामी हो जाती थी। और इसी तरीके से उत्तरी बंगाल में जोतदार सबसे अधिक शक्तिशाली माने जाते थे इंस्टीट्यूट ऑफ जमींदार, ठीक है ना। तो इस तरीके से जोतदारों की तुलना में या फिर जमींदारों की तुलना में जोतदार बहुत ताकतवर थे, किस मामले में? गांव में। कब? 18वीं शताब्दी के दौरान ये चीजें थी। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 26 बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे कि द पावर ऑफ जोतदास वाज मोर इफेक्टिव देन दैट दी ऑफ जमींदार, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द सुटेबल आर्गुमेंट्स, तो लिखेंगे इस तरीके से। एंड जो मैन आपका आंसर है वो यहां से लेके यहां तक ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आगे बड़े ध्यान से समझिएगा, दो क्वेश्चन है। कला और साहित्य ने 1857 की स्मृति को जीवित रखने में मदद की, भारतीय दृष्टिकोण से उदाहरण से स्पष्ट की। सिंपल सा क्या बताना है कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसकी यादों को, उसकी छवियों को आज भी हमारे जहन में बनाए रखने के लिए कला और साहित्य का क्या योगदान था वो हमें समझा, ठीक है। तो इसके लिए जो चित्र दिए गए हैं, जो बातें कही हैं वो बस हमें याद रखनी है। जैसे कि इतिहास लेखन की तरह ही कला ने, साहित्य ने 1857 के विद्रोह की स्मृति को जीवित रखने में मदद की है। जैसे विद्रोहियों को नेताओं के नायक के रूप में प्रस्तुत करना है। दैट मीन्स बहुत सारे लेखक कवियों ने क्या किया, ये कहा कि ये देश को रण स्थल की तरफ ले जा रहे हैं, उन्हें लोगों को दमनकारी साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ उत्तेजित करते चित्रित किया जाता था। यानी कि बहुत सारे कलाकार, साहित्य लोगों ने क्या कहा कि जितने भी क्रांतिकारी थे ये क्या करते थे, ये विद्रोहियों को सरकार के खिलाफ, अंग्रेजी शासन के खिलाफ, उनके दमनकारी साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ उत्तेजित करते थे, ऐसा दर्शाया गया। कई सारी कविताएं लिखी गई हैं, जैसे कि एक हाथ में घोड़े की रास और दूसरे हाथ में तलवार थामे अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ने वाली शौर्य का गौरवगान करते हुए कविताएं लिखी गई हैं। जैसे कि झांसी की रानी की ये एक ऐसी मर्दाना शख्सियत थी जिन्होंने दुश्मनों का पीछा करते हुए ब्रिटिश सिपाहियों को मौत की नींद सुला दिया था, ठीक है। जैसे आपने कहानी सुनी होगी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, ठीक है ना। ये झांसी रानी जी की कविताओं के बारे में हमें 1857 के विद्रोह का पता चलता है। साथ ही रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में, रानी लक्ष्मीबाई जी ये फौजी पोशाक में घोड़ों पर सवार थी, एक हाथ में तलवार लिए हुए इनको दिखाया गया था, ठीक है, जो कि किसका प्रतीक है? अन्याय और विदेश शासन के प्रतिरोध का प्रतीक है, ठीक है। भावनाओं और एहसासों के 8 उन्होंने संवेदनाओं को भी शक्ल दी, मतलब भावनाओं को, संवेदनाओं को, एहसासों को यहाँ पे शक्ल दी गई है। इसके माध्यम से कला और चला गया, हाँ, कला और साहित्य के माध्यम से, ठीक है भाई। तो याद रखेंगे बढ़िया तरीके से क्या क्या, कि विद्रोहियों को नेताओं के नायक के रूप में प्रस्तुत करना, कविता झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी इनके बारे में, ठीक है। अब बड़े ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन मैं पहले आपको समझा चुका हूं। 1857 के विद्रोह में अफवाहों और भविष्यवाणियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस कथन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो ये मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है ना, इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं समझाऊंगा, सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट बता दूंगा। एनफील्ड राइफलों के कारतूस, यानी कि बाजार में ऐसा कहा गया था कि जो सैनिक हैं वो बाजार में ऐसे कारतूस आए हैं कि उन पे गाय और सूअर की चर्बी से ढकी हुई गोलियां हैं, अगर तुम उससे कारतूस के मुंह से खींचोगे तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। दूसरी बात ही बच्चों आटा की, यानी कि
अब वहां ये थी कि अंग्रेजों ने बाजार में मिलने वाला जो आटा है उसमें गाय और सुअर की जो हड्डी इसका चूर्ण मिला दिया, जिसे खाओगे तो आपका धर्म भ्रष्ट होगा। चपाती की बात आ जाती है कि गांव के समय ना एक एक बंदा आता है, वो 4 चपाती देता है, कहता है तुम भी बनाओ आगे भेजो। मतलब इसका क्या मीनिंग था ये पता नहीं चला आज तक। ठीक है। फिर लोटा और खलासी युद्ध का मुद्दा आ जाता है। जैसे एक निचली जाति के खलासी ने एक ब्राह्मण सिपाही से बोला कि थोड़ा पानी दे दो। ठीक है, लेकिन ब्राह्मण सिपाही ने बोला मैं तो नहीं दूंगा। सिपाही ने उसे ये कहते हुए अपना कंटेनर देने से इनकार कर दिया, अबे जाओ, तुम लोग निचली जाति को तुम इससे स्पष्ट करोगे मैं तुम्हें पानी दूंगा तो प्रदूषित हो जाएगा, फिर मैं भी पानी नहीं पी पाऊंगा। जिससे क्या हुआ, एक तो ऊंची जाति और निम्न जाति इनके बीच में संघर्ष छिड़ गया। सैनिकों को समुद्र पार भेजना, दैट मीन्स भारतीय जो सैनिक थे इनका ये मानना था कि अगर वो भारत की समुद्र सीमा को पार करके दूसरे देश में जाएंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और अंग्रेज इसको जानबूझकर कर रहे थे। तो ये कुछ ऐसी अफवाहें थी जिसकी वजह से जो 1857 का विद्रोह था इसको चिंगारी मिली थी। ठीक है। एलिफेंट राइफलों के कारतूस, आटा, चपाती, लोटा खलासी मुद्दा और सैनिकों को समुद्र पार भेजना है। एक और थी क्या, वो 100 साल के बाद में कोई भी साम्राज्यवाद जो है वो समाप्त हो जाता है, ये अफवाह भी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। ठीक है, समझ गए। उसके बाद आर्ट एंड लिटरेचर हेल्प्ड इन कीपिंग अलाइव द मेमोरी ऑफ 1857 एक्सप्लेन विद द एग्जांपल्स फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव। ठीक है ना। तो पहले क्या देखा गया, प्रेजेंटिंग द लीडर्स ऑफ द रिबेल्स एज हीरो। पोएम्स की बात आ जाती है, रानी ऑफ झांसी की बात आ जाती है, रानी लक्ष्मीबाई की बात आ जाती है, एट ऑफ इमोशंस एंड इस तरीके से दिया हुआ इसकी बात आती है। ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है बच्चों कि रूमर्स एंड prophecies played an important role in the revolt of 1857. Explain the statement with example. ठीक है। तो रूमर्स एंड इसकी बात आ जाएगी, सबसे पहले क्या था, कार्डियस ऑफ इनफाइल्ड राइफल्स। ठीक है, जो कारतूस थे। फ्लावर की बात आती है, चपाती की बात, आटे की बात आती है, लोटा खलासी इशू की बात आ जाती है, सेंडिंग सोल्जर्स अक्रॉस द सी, ये बात आ जाएगी। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बच्चों हमने 37 मिनट्स के अंदर अंदर सेक्शन ए के टोटल 21 एमसीक्यू देख लिए, सेक्शन बी के 3 नंबर के टोटल 6 क्वेश्चन देख। ठीक है। अब हम थोड़ी और तेजी पकड़ेंगे। ठीक है, थोड़ी तेजी और पकड़ेंगे, जिसमें अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर सी के। ठीक है, सेक्शन नंबर सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए देखते हैं किस तरीके से लिखेंगे। ओके, तो अब क्या है हमारा, अब है सेक्शन नंबर सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में। 8 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे और तीनों में चॉइस मिलेगी। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा चुका हूं, दोबारा समझाऊंगा। ठीक है। महाभारत काल के दौरान देखे गए पारिवारिक संबंध का वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं भाई, महाभारत काल के दौरान पारिवारिक संबंध क्या क्या देखे गए थे। तो पारिवारिक संबंध में सबसे पहले हम बताएंगे परिवार के बारे में। तो महाभारत काल में जो परिवार होते थे ये एक बड़े समूह का हिस्सा होते थे, जिन्हें हम संबंधी कहते थे। तकनीकी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि जो सगे संबंधी होते थे इनको जाति समूह कहते थे। जैसे चाचा, नाना, ताऊ, फूफा, फूफा ये सभी एक ही साथ रहते थे, तो उस समूह को क्या बोलते थे, संबंधी बोलते थे, और इसीलिए इसे जाति समूह कहते थे। पारिवारिक रिश्ते जो थे बच्चों ये नैसर्गिक भी होते थे और रक्त संबंधी, यानी कि भाई बहन हो गए, ठीक है, माता पिता हो गए, दादा दादी हो गए। वहीं भाई बहन की जब शादी हो जाती है तो वो अपने ससुराल चली जाती है, तो वो जो संबंध है वो नैसर्गिक हो जाता है। ठीक है, बट वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं देखा। ठीक है। तो यहाँ पे पितृवंशिकता की बात आती है। परिवार हो गया, अब पितृवंशिक था वह वंश परंपरा बच्चों जो पिता के पुत्र के पौत्र के प्रपौत्र, यानी कि आपके परदादा, फिर आपके दादा, फिर आप और आपके बेटे, उनके बेटे, उस तक ये जो परंपरा चली आती है, उन पर जो संसाधन, जो पीढ़ियां वगैरह जो भी होती है वो बढ़ता रहता है, उसको पितृवंशिकता बोलते हैं। ठीक है। कई बार ये होता था कि किसी का अगर पुत्र नहीं है तो उसका बड़ा जो भाई है, बड़ा नहीं, दैट मीन्स बड़ा तो भाई होगा, उसका जो छोटा भाई है वो उसका अधिकारी बन सकता, और किसी का बेटा भी नहीं है, भाई भी नहीं है, तो बांधव जो थे उसको वो अपनी तरफ से अधिकारी बना सकता था। ठीक है ना। कुछ विशिष्ट ऐसी परिस्थितियां मिली हैं बच्चों जिसमें पितृवंशिकता की जगह मातृवंशिकता को उपयोग में लाया गया, उसको इंपॉर्टेंस दी गई। जैसे प्रभावती गुप्त, इन्होंने सत्ता का उपयोग किया है, तो इससे यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो स्त्रियां थी महाभारत काल में वो भी महत्वपूर्ण रही थी। महाभारत काल में कन्यादान अर्थात विवाह के समय कन्या को भेंट के स्वरूप में वर पक्ष को देना एक महत्वपूर्ण कर्तव्य माना जाता था एक व्यक्ति का। ठीक है। विवाह के 8 नियम थे, 8 प्रकार के पद्धति थे, लेकिन 4 ही ज्यादा चलते थे। बहिर्वाह पद्धति, एक गोत्र के बंदे बाहर विवाह करेंगे। अंतर्विवाह, एक ही गोत्र के अंदर विवाह करेंगे। बहुपति प्रथा, एक पत्नी के एक से अधिक पति होंगे। बहुपत्नी, एक पति की एक से ज्यादा अधिक पत्नियां होंगी। तो ऐसे 4 तरीके के विवाह प्रचलित थे। ठीक है। और भी बातें होती हैं गोत्र की, कि प्रत्येक गोत्र का जो नाम था बच्चों वो वैदिक ऋषि के नाम पे होता था। जैसे किसी का जो गोत्र है वो भारद्वाज है, ठीक है ना,
तो उसके जो वैदिक ऋषि होंगे उसका नाम होता था भारद्वाज। ठीक है, ये उसी ऋषि के वंशज माने जाते हैं। विवाह के पश्चात भाई स्त्रियों को अपने पिता के स्थान पे पति का गोत्र अपनाना पड़ता था। ठीक है ना, और ये भी था कि एक ही गोत्र के जो सदस्य वो अपन विवाह नहीं कर सकते थे। ठीक है ना, ये चीजें थी। ओके, और कुछ ये बात भी है कि कुछ सातवाहन जो राजा थे, इनकी पत्नियां जो थी, उनके जो गोत्र थे उनमें पति का गोत्र नहीं था, उनमें उनके पिता जैसे वशिष्ठ हो गए या फिर गौतम हो गए, ऐसे गोत्र थे। इससे क्या पता चलता है कि एक वो नियम जिसमें विवाह के पश्चात पति का गोत्र अपनाना पड़ेगा, पिता का छोड़ना पड़ेगा, इसका अनुपालन हुआ था। ठीक है ना, ये चीजें थी। और मातृ नाम से भी संबोधित किया गया था कई राजाओं को। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे आप इजीली ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। आइए अथवा में देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के शहरी केंद्र के रूप में मोहनजोदड़ो की अद्भुत विशेषताएं रही। कथन के संदर्भ में गृह स्थापत्य कला शैली और स्नानागार की विशेषताएं लिखिए। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये हमने खुद से अपने सैंपल पेपर में लेके आपको करवाया हुआ है। तो इसका मैं आंसर आपको सीधा दिखा दूंगा। आप इसे एक सेकेंड, क्या क्वेश्चन है? इसका जो आंसर है वो आपको इस पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका आंसर आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, ये गृह स्थापत्य कला की विशेषताएं हैं और इस नगर की विशेषताएं हैं। ओके, वैसे यहां पे जो आपका ये क्वेश्चन लिया गया ना, क्वेश्चन पता है क्या था? आप मुझे ध्यान से सुना। क्वेश्चन ये था कि महाभारत काल में संपत्ति अर्जित करने के विभिन्न तरीके अपनाए गए थे, वो समझाइए। ठीक है ना, तो कौन से तरीके थे? 2 तरीके थे भाई। क्या? महाभारत काल के दौरान संसाधनों तक पहुंच के सामाजिक निहितार्थों को आपको समझाना था। ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है ना, क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया। क्वेश्चन आपका ये था अथवा में महाभारत काल के दौरान संसाधनों तक पहुंच के सामाजिक निहितार्थों को समझाइए। तो 2 तरीके थे, एक पितृवंशिकता संपत्ति का अधिकार और दूसरा और वर्ण संपत्ति का अधिकार। ठीक है ना, यहाँ पे मिसप्रिंट होगा, ये बेसिकली वर्ण संपत्ति का अधिकार, ये चीजें थी। ठीक है, तो आइए एक एक करके समझते हैं कैसे। तो महाभारत काल के दौरान ये जो यहाँ पे बातें कही गई हैं संसाधनों तक पहुंच की, तो सबसे पहले क्या बताई गई है? पितृवंशिकता। दैट मीन्स मनुस्मृति के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद जायदाद जो थी वो सभी पुत्रों में समान रूप से बांटी जाती थी, लेकिन जो सबसे बड़ा बेटा होता था उसे थोड़ा ज्यादा भाग दिया जाता था। ठीक है, जो स्त्रियां होती थी परिवार में वो पिता की जायदाद में कभी भी हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। लेकिन एक चीज थी स्त्रियों के बारे में, स्त्री धन। दैट मीन्स कि विवाह के समय दहेज जो उन्हें मिलता था, उन्हें जो उपहार मिलते थे, उन सभी पर किसका अधिकार होता था? स्त्री का अधिकार होता था। ठीक है, कुछ साक्ष्य में ऐसे मिले हैं बच्चों जो गुप्त साम्राज्य से संबंधित थे, जैसे प्रभावती गुप्त, इससे संबंधित साक्ष्य मिले हैं कि प्रभावती गुप्त ये संसाधनों पर अधिकार रखती थी। ऐसा कुछ परिवारों में होता था, कुछ ही परिवारों में था, ज्यादा नहीं। ठीक है, लेकिन सामान्यतः देखा जाए तो जमीन का, पशु का, धन का जो स्वामी था वो पुरुष ही हुआ करते थे। ठीक है ना, तो पितृवंशिकता के आधार पे कैसे ये बातें हो सकती है, ये समझ गए। दूसरा है वर्ण के आधार पे। ठीक है ना, तो वर्ण के आधार पे क्या बताएंगे कि ब्राह्मणीय ग्रंथ के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार था वर्ण। कैसा? वर्ण के बारे में आपके सामने ये 4 पॉइंट आएंगे कि 3 उच्च वर्णों के लिए अलग अलग प्रकार के कार्य चुनने की संभावना थी। जैसे कि जो बेसिकली ब्राह्मण वर्ग था वो क्या करता था? यज्ञ करता था, वेदों को पढ़ते थे, शिक्षा देते थे, दान लिया करते थे। क्षत्रिय जो थे वो बेसिकली युद्ध करते थे, दान देते थे। ठीक है, यज्ञ वगैरह करवाते थे। वैश्य शूद्र की बात आ जाती है, तो इनको अपना अपना काम चुनने की संभावनाएं थी। लेकिन जो चौथा वर्ण था शूद्र, इनके लिए जीविका का एकमात्र साधन था तीनों उच्च वर्णों की सेवा करो, उसके बदले में आपको जो मिलेगा खाने पीने को, बस उसमें आप खुश रहो। ठीक है, समाज में ब्राह्मण और क्षत्रिय की स्थिति अधिकतर समृद्धि, शूद्र और वैश्यों की स्थिति बहुत ही ज्यादा निचली थी, जिसमें शूद्र तो बहुत ही निचले पायदान पे जाते हैं। ठीक है, ब्राह्मणीय ग्रंथों में सूत्र और धर्मशास्त्र में वर्ण व्यवस्था को उचित बताएंगे, ये चीजें थी। ठीक है, एक अन्य तरीका भी था संपत्ति के अधिकार का। वो क्या था? वो ये था वह स्थिति जहां पर दानशील आदमी का सम्मान किया जाता था तथा कृपण व्यक्ति अथवा वह जो अपने लिए संपत्ति संग्रह करता था उसे घृणा का पात्र माना जाता था। यानी कि संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का एक तरीका और भी था प्राप्त करने का। वो क्या? कि आप ज्यादा से ज्यादा दान दो। ठीक है, क्योंकि समाज में उसी को अच्छा माना जाता तो दान ज्यादा देता था, ये चीजें। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी आई होप आपका बड़े तरीके से क्लियर हो चुका होगा। एक तो
पितृवंशिता के आधार पर संपत्ति का अधिकार, ठीक है, यहाँ पे से भूल जाओ, और एक वर्ण के आधार पर संपत्ति का अधिकार, ठीक है। एक अन्य स्थिति थी वो यहाँ पे समझा दी। अब हर एक क्वेश्चन को आप यहां से देख लेंगे। ओके, डिस्क्राइब दी फैमिली रिलेशनशिप ऑब्जर्व ड्यूरिंग महाभारत एरा। तो फैमिली रिलेशंस, ठीक है, पैटर्नली समटाइम्स अबव दैट वन, एंड उसके बाद में कुछ और बातें आ जाती हैं, वो आप यहां से इजीली इन सभी को पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के देख सकते हैं, आपका क्वेश्चन का आंसर यहां से इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन था कि डिस्क्राइब द सोशल इंप्लीकेशंस ऑफ अक्रॉस द रिसोर्सेज ड्यूरिंग महाभारत पीरियड। तो क्या थे भाई? तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है पैट्रियर्ची राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि पितृवंशिता के आधार पे, ठीक है। उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू वर्ण, वो क्या था? वो आप यहां से देख सकते हैं, और एक और अदर स्टेटस था, वो यहां से देखें, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 की। बड़े ध्यान से समझिएगा। अकबर के शासनकाल के स्रोत के रूप में आईन ए अकबरी के महत्व और सीमाओं का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। आईन ए अकबरी की विशेषताएं और इसकी सीमाएं समझानी है, ठीक है। तो एक भूमिका बनाएंगे आईन ए अकबरी के बारे में। अकबरनामा की तीसरी जिल्द, जिसे अबुल फजल के द्वारा आंकड़ों के वर्गीकरण, ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजना का नतीजा थी, जिसे अबुल फजल ने 1598 में 5 बार संशोधन करने के बाद में से पूरा किया था, ठीक है भाई। तो आईन ए अकबरी थी क्या? आपको समझ में आ गई क्या थी भाई? ये अकबरनामा की तीसरी जिल्द थी, जिसे अबुल फजल के द्वारा 1598 में 5 बार संशोधन करने के बाद प्राप्त किया था, और ये आंकड़ों का वर्गीकरण, ऐतिहासिक प्रशासनिक परियोजना का नतीजा। आईन ए अकबरी का महत्व क्या है? तो आईन ए अकबरी के महत्व के बारे में सबसे पहले बताएंगे इसके विषयों पर चर्चा। बेसिकली आईन ए अकबरी में मुगल साम्राज्य के दरबार, प्रशासन, ठीक है, सेना के संगठन, राजस्व के स्रोत और अकबर के साम्राज्य के प्रांत का जो भूगोल था, इसके बारे में लोगों की साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक रीति रिवाज क्या थे, हर एक चीज के बारे में आपको आईन ए अकबरी में पढ़ने को, देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यह किताब आधिकारिक दस्तावेजों की महज एक नकल से कहीं ज्यादा बड़ी थी, क्योंकि देखो अकबरनामा की तीसरी जिल्द है, तो हो सकता है नकल है, लेकिन ये नकल से बहुत ज्यादा बड़ी थी। इस पांडुलिपि को लेकर अबुल फजल के द्वारा 5 बार संशोधित किया गया है। प्रामाणिकता की खोज अबुल फजल के द्वारा सावधानी से की गई है, क्योंकि इन्हें जो भी मौखिक बयान मिले अकबरनामा के बारे में, अकबरनामा के जो उन्हें आंकड़े मिले, सभी को उन्होंने पूरी तरीके से हर एक सोच से असलियत और सच्चाई का पता लगाया, तब उन्होंने लिखा, ठीक है। साथ ही अबुल फजल ने देखा कि कुछ लोग आंकड़ों को शब्दों में समझते हैं, कुछ लोग आंकड़ों को अंकों में समझ जाते हैं, तो इसीलिए आंकड़ों को अंकों में लिखा और इन्होंने उसे शब्दों में भी लिखा, ताकि जो प्रतियां हैं उसमें नकल की संभावना कम हो, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ कमियां रही इसकी, क्या? जोड़ करने में गलतियां रही, ठीक है। जो भी जोड़ वगैरह किए गए थे इसमें, इस जिल्द में, उसमें कमियां रही। नकल उतारते समय हालांकि अबुल फजल से शायद कोई गलती ना हुई हो, लेकिन उसके जो सहयोगी थे, इनसे गलतियां जरूर हुई है नकल उतारते समय। जोड़ में गलतियां, नकल में गलतियां, संख्यात्मक आंकड़े एक जैसे नहीं पाए गए हैं, सभी सूबों से आंकड़े एक ही शक्ल में नहीं लिए गए, जैसे कि कई सूबों से हमें जमींदारों की स्थिति की पूरी बात पता चल जाती है, लेकिन वही बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गए, वहां से हमें जमींदारों को कोई बात ही नहीं पता चलती। क्या वहां पे जमींदार थे या नहीं थे, क्यों नहीं थे, या क्यों थे, ये चीजें पता ही नहीं चलती। बस हमें कुछ ही सूबों के बारे में पता चलता है, ये कमी थी। साथ ही जहां सूबे के लिए हमें राजस्व का ये पता चलता है कि राजस्व कितना मिला, कहां से मिला, लेकिन राजस्व के मामले में वहां पे किसानों की जो फसल थी उनकी कीमत क्या थी, मजदूरी के मापदंड क्या थे, इसके बारे में कोई भी जानकारी हमें नहीं मिलती है, ठीक है ना। तो ये वो बेसिकली हम ये कह सकते हैं पार्ट है जिससे हमें ये कतई पता नहीं चल पाता है कि अकबरनामा के बारे में, एक सेकंड, आईन ए अकबरी के कमियों के बारे में ये बातें आ जाती बेसिक, है ना। तो आईन ए अकबरी की विशेषताएं क्या है, महत्व क्या है, आईन ए अकबरी की कमियां क्या है, यहां से देख सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बहुत बड़ा है भाई, बहुत अच्छा भी है, दिया गया है, उन तरीकों का परीक्षण कीजिए जिनसे पंचायतों और ग्राम प्रधानों ने मुगल ग्रामीण समाज को नियंत्रित किया था। यानी कि आपको सिंपल सा बताना है, पंचायत और ग्राम प्रधान ने मुगल कालीन ग्रामीण समाज को किस तरीके से नियंत्रण किया हुआ था, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ग्राम पंचायत के बारे में। गांव की पंचायत में बुजुर्गों का एक जमावड़ा होता था, कुछ बड़े बड़े बुजुर्ग होते थे जिनके पास अपनी पुश्तैनी बड़ी संपत्ति होती थी, ठीक है। पंचायत जो थी इसने नियंत्रण ऐसे किया हुआ था कि इसका फैसला पूरे के पूरे गांव को मानना पड़ता था, ठीक है। और इन्होंने पंचायत के जो लोग थे, ये जो बुजुर्ग वगैरह थे,
इन्होंने अपना एक सरदार चुना, जिसे मुखिया कहते थे, मुखिया यानी कि मुकद्दम या फिर मंडल उसे बोला करते थे। अब ये जो मंडल यानी कि मुखिया था, संभवतः इसका चुनाव बेसिकली बुजुर्गों की अहम सहमति से किया जाता होगा, ठीक है। और ऐसा भी है कि मुखिया अपने ओहदे पर तब तक बना रहता था जब तक गांव के बुजुर्गों को उस पर भरोसा था, ठीक है। गांव की आमदनी व खर्चे का हिसाब किताब रखना ये मुखिया खुद करता था। और मुखिया का हर एक काम में, खास करके आमदनी और हिसाब किताब में, एक बंदा इसकी मदद करता था। उसका नाम था पटवारी, ठीक है ना। इसका खर्चा जो था वो गांव के उस आम खजाने से चलता था जिसमें हर व्यक्ति अपना योगदान देता था, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये नियंत्रण वगैरह रखता था। और भी यहाँ पे कुछ बातें आती हैं, जैसे इसको जो राजस्व, यानी राजस्व इसे कहाँ मिलेगा यार, ये खजाना जो इसे मिलता था, पैसा जो मिलता था, उसकी बात हो रही है। तो इसे जो पैसा मिलता था गांव के लोगों से, अधिकारियों से, वो किसके कैसे उपयोग करता था? ये उपयोग करता था कर अधिकारियों की खातेदारी करके, ठीक है। गांव में कभी बाढ़ या फिर प्राकृतिक आपदा आ गई तो उससे निपटने के लिए, ठीक है ना। साथ ही कुछ ऐसे सामुदायिक कार्यक्रम करवाना जो किसान खुद नहीं कर सकते थे, जैसे छोटे मोटे बांध, नहर बनाना, ये सारी चीजें। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। पंचायत का एक बहुत बड़ा काम था क्या, कि यह तसल्ली करना कि गांव में रहने वाले अलग अलग समुदाय के जो लोग हैं वो अपनी जाति के हदों के अंदर ही रहें, और शादियां वगैरह जो हैं वो अपनी जाति के हदों के भीतर ही करें। ये इसका एक और इंपॉर्टेंट काम था, ठीक है। साथ ही जैसे कि पूर्वी भारत है, तो यहाँ पे सभी शादियां जो थी वो मंडल की मौजूदगी में होती थी। ये चीजें यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। जुर्माना लगाने और समुदाय को निष्कासित करने का अधिकार। कई बार अगर गांव की पंचायत को ये लगता कि ये समुदाय जो है वो जाति की जो हद है उससे बाहर जा रहा है, गांव का विरोध कर रहा है, गांव के लिए सही नहीं है, तो उसे समुदाय से कुछ समय के लिए बाहर कर दिया जाता था। और जिसे दंड मिला उसे अपना गांव छोड़ना पड़ता था, उसे अपनी जाति और पेशा सब कुछ छोड़ना ही पड़ता था। बस वो क्या कर सकता था, गांव के बहरा रह के जिसे जो करना वो कर सकता, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि गांव की जो पंचायत है वो इन इन तरीकों से गांव पर नियंत्रण वगैरह करती होगी, ठीक है भाई। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन का जो आपका आंसर था, आई होप आपको बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे समझ में आया, ठीक है। तो अकबर के शासनकाल के स्रोत के रूप में आईन अकबरी की विशेषताएं और उसकी बात करेंगे। तो आईन अकबरी का महत्व जो है वो आपका यहाँ से इतना आ जाएगा, ठीक है। आईन अकबरी की कमियों की बात करेंगे तो कमियां 5 यहाँ पे हैं और एक कमियां यहाँ पे आ जाएगी। बाकी पंचायतें, ग्राम प्रधान मुगल ग्रामीण समाज को नियंत्रित कैसे करती थी, उसके बारे में पहले ग्राम पंचायत के बारे में ये बातें बताएंगे, एंड देन इसका जो दायित्व है, जो महत्व है, वो यहाँ से, ठीक है। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में भाई, उन्हें भी तो समझाना पड़ेगा ना। इन दी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली प्रेजेंट, एक सेकेंड, यहाँ पे शायद थोड़ी सी मिस्टेक होगी इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। हाँ चलिए यहाँ से देखेंगे। अच्छा एक सेकेंड, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो अपने क्वेश्चन का जो आंसर है उसे इजीली यहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं भी आपको दिखा देता हूं। ये रहा, देखो आईनी इक्वली के बारे में आप यहां से पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। इसके सिग्निफिकेंस क्या क्या है ये आ जाएंगे, और आईनी इक्वली के ड्रॉबैक्स क्या है, शॉर्ट कमिंग्स क्या है, वो आप यहां से देख लेंगे। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या था भाई हमारा, सेकंड में पूछा गया था कि एग्जामाइन द वेज इन विच पंचायत एंड विलेज हेडमैन रेगुलेटेड मुगल रूरल सोसाइटी। आपके सामने विलेज पंचायत की ये बात आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है ग्राम पंचायत की, उसके बारे में ये बात आ जाएगी। कास्ट पंचायत आपको अलग से मतलब उसे लिखना नहीं है, बस 3 नंबर में आ जाएगा तो लिख लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। असहयोग आंदोलन के महत्व को स्पष्ट कीजिए, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों, असहयोग आंदोलन की जो सफलता रही थी वो क्या थी, वो समझाइए। तो इस तरीके से आपसे 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा, एकदम इजी वे में आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, असहयोग आंदोलन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। असहयोग आंदोलन 1920 में अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी जी ने अपना एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया जिसमें समाज के सभी वर्गों ने हिस्सा लिया, और इसका परिणाम ये हुआ कि सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी के भारत में लौटने के पश्चात ये ऐसा आंदोलन था जिसने अंग्रेजों के शासन की नींव हिला दी। अंग्रेजों को इस बात का डर लग गया कि अब कहीं ना कहीं हमारा जो साम्राज्य वो खत्म होने वाला। क्या सफलता थी, क्या महत्वता थी इसकी भाई, तो असहयोग आंदोलन की महत्वता यानी कि सफलता। गांधी जी ने
औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने के लिए खिलाफत और निकटवर्ती हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ असहयोग से जोड़ा। आप सभी ने देखा था जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो उसी समय खिलाफत आंदोलन में था, तो महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में शामिल कर दिया। इससे क्या हुआ, हिंदू और मुसलमान एकता स्थापित हो पाई थी। स्कूल, कॉलेज और कानूनी जो अदालतें थी इनका बहिष्कार किया था सभी के सभी व्यक्तियों ने। बच्चों ने भी, स्कूल कॉलेज के जो विद्यार्थी थे इन्होंने, कानूनी अदालत के जो वकील वगैरह थे जैसे इन्होंने भी बहिष्कार किया था। शिक्षित वर्ग, वकीलों ने वकालत करने से मना कर दिया, अध्यापकों ने अपने पदों से इस्तीफे दे दिए थे, विद्यार्थी ने स्कूल में जाने से मना कर दिया था। सभी के सभी इस आंदोलन में शामिल हुए, जिससे ये पता चला कि समाज का हर एक तबका, चाहे अनपढ़, गवार या फिर एक तरीके से जिसको कुछ नहीं आता है, फिर जो बड़े बड़े उच्च अधिकारी पद पर हैं, अध्यापक या फिर वकील वगैरह, सब चाहते हैं कि हमें अंग्रेजों से आजादी मिले। मजदूर वर्ग इसमें शामिल था। कई कस्बों और नगरों में जो श्रमिक थे उन्होंने काम करना छोड़ दिया, वो हड़ताल पे चले गए। गरीब, किसान, मजदूर, छात्र, वकील, उद्योगपति के साथ में आंदोलन शुरू हुए। हिंदुओं, मुसलमानों, पारसी और सिख, ये सभी धर्मों के लोग एकजुट हो गए थे इस आंदोलन की वजह से। इस आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ था। भारतीयों के द्वारा विदेशी वस्तुएं, कपड़े आदि का बहिष्कार किया गया था। उनकी होली जलाई गई थी। परिणाम स्वरूप विदेशी माल के आयात में बहुत भारी कमी आई। महिलाओं के द्वारा शराब की दुकानों के सामने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया गया था, ठीक है। और ये जो आंदोलन था ये स्वशासन के लिए था, यानी कि हमें अपने पर कैसे शासन करना है, इसके संबंध में ये आंदोलन था, ठीक है भाई। तो पूरा का पूरा 55-56 मिनट हो चुके हैं और आई होप असहयोग आंदोलन का जो इंपॉर्टेंस रहा था, इसकी इंपॉर्टेंस जो थी, इसकी जो महत्वता थी, ये आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या यहाँ पे महत्व है वो समझाना है, ठीक है। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा को, देखो एक अलग नाम से पूछा जाता है, दांडी मार्च। सविनय अवज्ञा को क्या बोल सकते हैं, दांडी मार्च, ठीक है ना। तो गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ नमक के लिए, ठीक है ना, ब्रिटिश शासन जो था उसने नमक पर एक अधिकार कर रखा था, तो भारतीयों के मन में जो असंतोष था उसको एकत्र किया, लामबंद किया। इसी की आशा में दांडी मार्च शुरू हुआ था। आखिर गांधी जी ने इस दांडी मार्च के लिए या फिर खिलाफत आंदोलन के लिए, मतलब खिलाफत सॉरी, ये जो इनका आंदोलन था सविनय अवज्ञा, इसके लिए नमक का मुद्दा क्यों चुना? क्योंकि गांधी जी का ये कहना था ये एक प्राकृतिक देन है और इस पर हर एक व्यक्ति का पूर्ण अधिकार है, जिसपे जो बेसिकली ब्रिटिश लोग हैं इन्होंने एक अधिकार का रखा है, ठीक है। और ये भारतीय के घर का मसाला है, इसीलिए ब्रिटिशों के नमक के बनाने के एक अधिकार को समाप्त करने के लिए हमने नमक का मुद्दा चुना था। अब जब नमक का मुद्दा चुना तो दांडी यात्रा शुरू की गई थी बच्चों 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत किया, ठीक है। कहां से? अपने साबरमती में स्थित आश्रम से चलना शुरू किया। जब इन्होंने चलना शुरू किया तब कुछ हजारों लोग शामिल थे, लेकिन रास्ते में इन्होंने दांडी मार्च से जब इन्होंने चलना शुरू किया, समुद्र की ओर बढ़ना शुरू किया जहां से नमक बनता था, इस बीच में रास्ते में उन्होंने भाषण दिए। तो उस भाषण का प्रभाव यह हुआ कि यात्रा के दौरान हजारों, लाखों की संख्या में लोग इसमें शामिल होने लगे। महात्मा गांधी ने सभी से आग्रह किया कि सभी वर्ग, सभी धर्म के लोग एक हो जाएं और समाज में उपस्थित जो स्वर्ण वर्ग हैं, बड़े ऊंचे वर्ग जो अपने आप को मानते हैं, वो सभी अछूतों की सेवा में लग जाएं, ठीक है। गांधी जी के द्वारा दिए गए भाषण का प्रभाव यह हुआ, जादुई असर पड़ा कि बहुत सारे हजारों लाखों लोग इसमें शामिल हुए। गांधी जी की सभाओं में सभी वर्ग के लोग शामिल होते थे, सभी को सम्मान दिया जाता था। महिलाओं ने भी, इसका जो एक महत्व था वो ये था कि महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया। गिरफ्तारी, देखो जब ये आंदोलन सफल हुआ तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी तट पर पहुंचा और एक मुट्ठी नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। तो ब्रिटिशों ने इनको कर लिया गिरफ्तार। लेकिन सफलता क्या हुई? सफलता ये हुई कि दांडी मार्च ने गांधी को दुनिया की ओर ध्यान खींचता हुआ प्रतीत हुआ। यानी कि दांडी मार्च के बाद में महात्मा गांधी की जो ख्याति थी, जो उनकी स्थिति थी, वो वैश्विक लेवल पर और बढ़ी, ठीक है। साथ ही जो विश्व में बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं थी, उन्होंने महात्मा गांधी जी के इस कदम की चर्चा की और विश्व के जो लोग थे उनका इस ओर ध्यान गया कि कहीं ना कहीं
ये जो ब्रिटिश शासन कर रहे हैं भारतीयों पर, ये गलत है। ठीक है, तो इस यात्रा का अमेरिकी मैगजीन टाइम्स ने प्रशंसा की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी बहुत मशहूर हो गए। यूरोपीय और अमेरिकी प्रेस के द्वारा इसे कवर भी किया गया, जिससे कि गांधी जी अधिक तेजी से विकसित हुए, मतलब उनका जो स्वभाव था वो विकसित हुआ तेजी से। ठीक है, एक तरीके से नमक यात्रा ने अंग्रेजों को यह एहसास दिला दिया कि उनकी कुछ शक्तियां जो है, ब्रिटिशों की कुछ शक्तियां जो है वो उन्हें भारतीयों को देनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो गलत बात हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें थी किसके बारे में, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च के बारे में। नमक का मुद्दा क्यों चुना, दांडी यात्रा की शुरुआत कैसे होती है, भाषण का प्रभाव कैसे पड़ा था, गिरफ्तारी कैसे हुई थी, सफलता क्या क्या मिली, और ये पॉइंट आप इंग्लिश में देखते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में क्वेश्चन आप जो है देखेंगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर यहां से मिलेगा कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंस क्या है भाई नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की, वो इजीली आप इन पॉइंट के माध्यम से एक ही बार में पढ़ सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद दिया गया यहाँ पे एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, तो क्या था भाई देख लेते हैं। तो आखिर क्यों गांधी का ही मुद्दा चुना गया, बिगिनिंग कैसे दांडी यात्रा की, स्पीच कैसे थी, इंपैक्ट क्या पड़ा, अरेस्ट कब किया गया, इसके क्या क्या सक्सेस रही, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला पार्ट भी बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो बच्चों इस तरीके से हमने आ गया हमारा सेक्शन नंबर सी। है ना, अभी आता है सेक्शन नंबर सी। हाँ, तो बच्चों इस तरीके से हमने 8-8 नंबर के जो 3 क्वेश्चन थे इनको सेक्शन नंबर सी में बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करेंगे अपने सेक्शन नंबर सी की, जिसमें क्या है, जिसमें बच्चों खंड, मतलब सी तो हो ही गया, डी की बात करेंगे, स्रोत आधारित, यानी कि स्रोत, अरे ऑल सेलेक्ट क्यों हो गया भाई, हाँ, स्रोत आधारित सेक्शन डी होने वाला है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला सोर्स दिया गया बच्चों 19वीं शताब्दी में। ठीक है, 19वीं सची में शताब्दी में सांची, और इसमें दिया क्या गया वो आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हैं इजीली वीडियो को पॉज करके। ठीक है ना, बेसिकली हम सीधा इसके क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। दिया गया है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार, चलिए कोई दिक्कत नहीं। भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत सांची कनखेड़ा की मानते हैं। भोपाल के 20 साल मील उत्तर पूरब की तरफ एक पहाड़ी की तलहटी में बस इस गांव को हम कल देखने गए थे। हमने पत्थर की वस्तुएं, बुद्ध की मूर्तियां और एक प्राचीन तोरण द्वार का निरीक्षण किया। ये अवशेष यूरोप के सज्जनों के विशेष रुचिकार लगते हैं, जिसमें मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम एक हैं। मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस इलाके में कई हफ्तों तक रुककर इन अवशेषों का निरीक्षण किया था। उन्होंने इस जगह के चित्र बनाए, वहां के उल्लेखों को पढ़ा और गुंबदनुमा ढांचे के बीचों बीच खुदाई की। उन्होंने इस खोज से निष्कर्ष को निकाला और अंग्रेजी पुस्तक में लिखा। इस तरीके से ये दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सिकंदर कनिंघम ने सांची के स्तूप में दिलचस्पी क्यों दिखाई, क्यों थी, तो कनिंघम को स्तूप में एक सचित्र रिपोर्ट तैयार करनी थी सांची स्तूप के बारे में। साथ ही सांची बौद्ध विरासत का केंद्र होने के साथ साथ भारत के इतिहास में पुरातत्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी था, इसीलिए। ठीक है, सांची का बौद्ध से क्या संबंध था, तो सांची सबसे पुराने बौद्ध स्मारकों में से एक है जिसमें बुद्ध के कुछ अवशेष पाए गए थे। आप सभी को पता है अशोक ने महात्मा बुद्ध के अवशेषों को थोड़े अलग पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग जगह पे रखा हुआ था। ठीक है, स्तूप का गुंबद का जो आकार है ये ध्यान में बैठे बुद्ध का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए सांची का जो स्तूप है ये बौद्ध में इंपॉर्टेंस रखता है। शाहजहां बेगम ने सांची के स्तूप का संरक्षण कैसे किया था, तो भाई ये क्वेश्चन आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है। तो सीधा क्या बताएंगे शाहजहां बेगम के बारे में, फ्रांसीसी और अंग्रेजी दोनों वास्तविक कलाकृतियां ले जाने के स्थान पर जो प्लास्टर, यानी कि जो बेसिकली नॉर्मली लोकल कलाकृतियां होती है, इसको ले जाने के लिए राजी किया। स्तूप की टूटी फूटी संरचना के लिए, मरम्मत के लिए, उसके रखरखाव के लिए अनुदान दिया, दान दिया। ठीक है, शाहजहां की बेगम की उत्तराधिकारी थी, क्या नाम था उनका, बेसिकली नाम याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे एक संग्रहालय और एक अतिथिशाला बनाने में अनुदान दिया था। ठीक है, जॉन मार्शल ने सांची पर अपने महत्वपूर्ण जो खंड थे वो सुल्तान जहां, ये रही शाहजहां की बेगम का नाम, जो शाहजहां बेगम थी इनकी उत्तराधिकारी थी, इनका नाम था सुल्तान जहां बेगम। तो सुल्तान जहां बेगम ने एक संग्रहालय, एक अतिथिशाला बनाने का अनुदान दिया। साथ ही जॉन मार्शल ने सांची के ऊपर अपनी जो रिपोर्ट लिखी थी वो सुल्तान जहां बेगम को समर्पित की थी, और सुल्तान जहां बेगम ने जॉन मार्शल के रिपोर्ट को छपवाने में अहम योगदान भी निभाया था। ठीक है भाई,
समझ में आ गया आप सभी को बढ़िया तरीके से। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 31। जो इंग्लिश मीडियम के यहाँ से देख लेंगे, सांची इन द 19th सेंचुरी, तो ये आपका स्रोत आधारित क्वेश्चन हो गया। इसके क्वेश्चन की बात करेंगे तो वाई वाज सांची एन इंटरेस्ट टू अलेक्जेंडर कनिंघम, तो 2 पॉइंट आ जाएंगे। एंड हाउ वाज सांची रिलेटेड विद द बुद्धिज्म, तो ये पार्ट आ जाएगा। हाउ डिड शाहजहां बेगम कंजर्व सांची स्तूप, तो ये आपके सामने ये पार्ट आ जाएंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है कृष्ण के प्रति प्रेम, तो ये मीराबाई जी के द्वारा गाए गीत के कुछ अंश हैं कि अंगर चंद्र की चिता बढ़ाओ, अपने हाथ जला जा, जल जल भई भस्म की ढेरी, अपने अंग लगा जा, मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर, जोत में जोत मिला जा। एक और पद में कहती हैं राणो जी मेवाड़ो मारो काई करसी, मैं तो गोविंदा रो गोड़े गास्या, राणो जी रुस सी गाओ रखा सी हरि रुष्या कुमला, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, माफ करना अगर राग गाने में थोड़ी गलती हुई हो, ठीक है, ट्राई किया था अच्छे से बोलने का, बट हो सकता है अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो ये अपने भक्ति विचारों के माध्यम से वो पद में कुछ ये बातें कहती हैं, ये गीत का अंश है। एक और पद में ये कहती हैं, तो क्या दिया गया है, मीराबाई को तपस्वी कहने के कारणों का परीक्षण किया, यानी कि आप क्यों कहते हैं कि मीराबाई जी एक तपस्वी रही थी। बेसिकली मीराबाई जी ने अपनी तपस्या, अपनी जो अपना जीवन है वो तपस्या में व्यतीत किया। कैसे, एक भक्ति और रहस्यवादी कवि के समय। ठीक है, वह अपने समय की परंपराओं के खिलाफ लड़ी थी, जो नारीगत परंपरा थी, जैसे कि पति की आज्ञा नहीं मानी इन्होंने। ठीक है, माता के और एक पत्नी के जो आदर्श थे इनको भी नहीं माना था। उन्होंने कृष्ण के लिए अपनी आध्यात्मिक भक्ति दिखलाई, इन्हीं को अपने प्रेमी पति स्वरूप में अपनाया था। मीराबाई के मेवाड़ के साथ संबंधों का विश्लेषण कीजिए, तो मीराबाई का विवाह मेवाड़ के राजकुमार से हुआ, लेकिन कुछ वर्षों के बाद में मेवाड़ के राणा की मृत्यु हुई। उसके पश्चात मीराबाई जी ने मेवाड़ को छोड़कर जो साध्वी के जो कपड़े होते हैं उनको धारण कर लिया था। ठीक है, भक्ति आंदोलन के कवि संत जो है वो मीराबाई किस प्रकार से अद्वितीय रही थी, यानी कि भक्ति आंदोलन में अगर हम कवि संतों की बात करें तो उसमें मीराबाई जो थी ये एक अनूठी रही थी। कैसे, तो 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से समझिए। मीराबाई इन्होंने अपने समय की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के साथ अपने इसी भक्ति के कारण भक्ति आंदोलन में ये भक्ति संतों में अद्वितीय रही। इन्होंने श्री कृष्ण को अपना पति प्रेमी मानकर भक्ति की। मीराबाई जी राजवंश से निकलकर भागने में सफल हुई और घुमक्कड़ गायिका बन गई। मीराबाई जी ने अंतर्मन की भावनाओं को व्यक्त करके अनेक गीतों की रचना की। साथ ही उन्होंने जातिवादी परंपरा का विरोध किया, क्योंकि इनके गुरु जो रैदास थे वो चर्मकार थे और जाति में चर्मकार को सबसे निचला माना जाता, ये चीजें। ठीक है भाई, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको बड़े तरीके से समझ में आ गए। कौन कौन से, मीराबाई जी को आप तपस्वी क्यों कहते हैं, मेवाड़ के साथ में संबंध और भक्ति आंदोलनों में इनकी स्थिति अद्वितीय रही थी, इसके बारे में। बाकी आगे आ जाता है, रीड द फॉलोइंग सोर्स केयरफुली, लव फॉर द लॉर्ड। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आ जाते हैं, आप पढ़ लीजिएगा। Examine the reasons for calling मीराबाई as a ascetic figure, इस तरीके से आप यहाँ से देख लेंगे। Analyze मीराबाई's relation with मेवाड़, तो क्या रिलेशन है मेवाड़ के साथ में, ये देख लेंगे। And how was मीराबाई unique among the poets of the भक्ति movement, तो क्यों है उसके बारे में आप ये समझ लेंगे। निम्नलिखित स्रोत को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, तो ये दिया गया बच्चों एक तरीके से, अरे वट एवर जो भी है, बस आप इसे पढ़ना चाहो पढ़ लेना, बाकी हम क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन में है संप्रभुता शब्द की व्याख्या कीजिए। तो संप्रभु जो है ये लोगों को आंतरिक और बाहरी मामलों पर निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकारी है और कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को निर्देशित नहीं कर सकती। ठीक है, परिच्छेद में लोकतंत्र का संप्रभुता के साथ में क्या संबंध रहा है, तो उसमें ये दिखाया गया है कि भारत एक संप्रभु राज्य बनने जा रहा है, ना किसी दूसरे देश के अधीन। किसी अन्य राजा या बाहरी शक्ति के नियंत्रण में भारत अधीन नहीं होगा। यह लोगों के द्वारा, आम लोगों के द्वारा जो सरकार है इसको इंगित करते हुए गण राज्य को यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन था कि संवैधानिक निर्माताओं ने आर्थिक लोकतंत्र की आवश्यकता को कैसे प्रकाश डाला, तो उन्होंने कहा भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक सामाजिक व्यवस्था हासिल करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास किया, जिसमें सभी को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान किया जाना चाहिए था। वे चाहते थे कि भारत एक समाजवादी राज्य बने। उन्होंने ऐसी नीतियां बनाने का प्रयास किया जिनके माध्यम से आय और स्थिति में असमानताओं को कम किया जा सके। ठीक है ना, तो ये चीजें थी।
आई होप आपको बढ़िया तरीके से यहाँ पे सब कुछ समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो ये आपका 33 हो जाता है और ये दिया हुआ है, आप इसे चाहो तो पढ़ लेना। बाकी क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि एक्सप्लेन टर्म सोवरेनिटी, ये होती क्या है सोवरेन। ठीक है, हाउ हैज डेमोक्रेसी बीन रिलेटेड विद दिस वन एंड इन पैसेज। इसके बाद में हाउ डिड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म जो फेमस थे उन्होंने किस तरीके से हाईलाइट किया था नीड ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ठीक है, 2 मिनट और लगेंगे, 2 से 3 मिनट। दिया गया है मानचित्र वाला खंड नंबर ये है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है 34.1 का। हमारे सामने 3 क्वेश्चन है, एक का चॉइस है। दिया गया है अमरावती का स्तूप कहां पे है, राखीगढ़ी सिंधु घाटी स्थल है, आगरा क्षेत्र मुगलों के अधीन कहां पे, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। तो ध्यान रखिए, अमरावती कहां पर है, आंध्र प्रदेश में, राखीगढ़ी हरियाणा के सेंटर में है, आगरा सभी को पता है यूपी के सेंटर में, विजयनगर महाराष्ट्र में। ठीक है, तो आइए देखते हैं, एक सेकेंड, विजयनगर कहां पर है भाई, विजयनगर, हाँ महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो देखिए, और एक और चीज क्वेश्चन थी कि जो ए और बी यहाँ पे इंकित किया गया है ना, वो 1857 के विद्रोह के केंद्र हैं, इनको आपको पहचानना है। तो केंद्र में देखिए 1800 विद्रोह का ये कौन सा है, ये झांसी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो बी दिया हुआ है ये क्या है, ये कलकत्ता यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे समझो कि हमें क्या दिया गया था, जो अमरावती स्तूप है सबसे पहला, ये यहाँ पे दिया गया, कहां पे है, ये रहा, ये वाला जो एरिया है ये अमरावती स्तूप है। दूसरा क्या था, दूसरा था क्या बोलते हैं, राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता स्थल, तो ये वाला जो एरिया ना, ये वाला यहाँ पर स्थित है। तीसरा क्या था, तीसरा था जो पहला पॉइंट है उसमें था हमारा क्या नाम था, आगरा। ठीक है ना, तो आगरा आपका यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, बाकी विजयनगर आपका जो है वो इस वाले एरिया में यहाँ पे विजयनगर आ जाएगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा मैप आपको समझ में आ गया बढ़िया तरीके से, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, अब दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ये क्वेश्चन दिए हुए थे, बाकी आप यहाँ पे समझ ही सकते हैं जो आपको दिया गया था। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आज की हमारी ये जो वीडियो थी बच्चों, जिसमें हमने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका जो सीबीएसई के द्वारा ऑफिशियल सैंपल पेपर दिया गया था वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया। अब आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है बच्चों आपके लिए ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, साथ ही इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट के साथ में शेयर भी जरूर कर देना ताकि वो भी तैयारी कर सके। और हाँ, जो बच्चे वीडियो के अंत तक देख रहे हैं उन सभी को, इवन जो बच्चे अपना पेपर देने वाले हैं बोर्ड का हिस्ट्री का, उन सभी को आपके हिस्ट्री के बोर्ड के एग्जाम के लिए मेरी तरफ से, मेरे चैनल की पूरी टीम की तरफ से आपके पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। तैयारी बहुत अच्छी आपकी करवा चुके हैं, इस पेपर के माध्यम से और भी अच्छी हो गई है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए और अपना बहुत अच्छे ख्याल रखिएगा, पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।